मित्रों, पंचायती राज का धमाकेदार रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जी हाँ, अगर पंचायती राज पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको ये ओवरव्यू दे देगा कि क्या क्या पढ़ना है, और अगर पढ़ चुके हैं तब तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ, पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह। इसको एंजॉय कीजिए और अपना रिवीजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज या लोकल जो प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, उसकी शुरुआत तो वैदिक काल से ही हो गए थे। जी हाँ, वेदों में पंचायत शब्द का वर्णन है। किस शब्द का? पंचायत। पंचायत ही क्या हो गया? पंचायत हो गया। पंचायत ही पंचायत हो गया। टा ता में बदल गया, तत्सम तद्भव में हो गया। तो वैदिक काल में ग्रामीणी का जिक्र है। जी, किसका जिक्र है? ग्रामीणी का। ग्रामीणी ही ग्राम प्रमुख होता था। ग्रामीणी क्या होता था? ग्राम प्रमुख। कहीं कहीं ग्रामिक मिलेगा, कहीं कहीं ग्रामीणी मिलेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग। इसके अलावा और कौन कौन सी समिति? विधाता थी या सभा थी, समिति थी और गण, ये चार असेंबली थी। कहीं कहीं विदत लिखता है, कहीं कहीं विधाता। तो विधाता, सभा, समिति और गण। विधाता, सभा, समिति और गण। फिर उसके बाद सबसे अच्छा प्रशासन अपने को चोला काल में देखने को मिलता है। मित्रों, ये फास्ट रिवीजन क्लास है, इसलिए मैंने गुप्ता, मौर्य काल ये सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनते। रिवीजन क्लासेस इसलिए बहुत फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में पूरा डाला है, पूरा चैप्टर वाइज मैंने डाला है। तो चोला काल में देखिए, उर सभा वरियम नाटुर नगरतार नगरम। उर सभा वरियम नाटुर नगरतार और नगरम। जी हाँ, ये सब चीज़ें, ये सब असेंबली चोला काल में थी। चोला जो प्रशासन है वो अपना तमिलनाडु वाला एरिया है ना, वो चोला प्रशासन के अंडर आता था। इसमें अधिकारी देख लीजिए, पेरुनंदरम, सेरुनंदरन, मुवेदवेलन, जो ब्लैक में लिखा है, अरियार और पेरुमक्कल। पेरुनंदरम, सेरुनंदरन, मुवेदवेलन, अरियार और पेरुमक्कल। मध्यकाल में जब अरबों का आक्रमण हो गया, तब जमींदार और जागीरदार ही लोकल प्रशासन को देखते थे। कौन देखते थे? जमींदार और जागीरदार, मध्यकाल में। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थानीय बंदोबस्त का काम किया। कब? 1793 में एक तरह से विकेंद्रीकरण की फाउंडेशन ये नींव रखी। फिर लॉर्ड मेयो आया 1872 में, जिनने टैक्सेशन, हेल्थ और एजुकेशन में काम किया। किसमें? टैक्सेशन मतलब कर, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो कर, स्वास्थ्य, शिक्षा में काम किया लोकल प्रशासन के लेवल पे, लेकिन इनका जो काम है फेल हो गया। फिर लॉर्ड रिपन आते। जी हाँ, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा लाए। मैग्ना कार्टा या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल बिल लाए। जी, स्थानीय स्वशासन का बिल लाए। स्थानीय स्वशासन का बिल लाए, इसीलिए स्थानीय स्वशासन के इन्हें पिताजी बोलते हैं, जनक बोलते हैं, फादर बोलते हैं, बप्पा बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है भैया? लॉर्ड रिपन। कौन है भैया? लॉर्ड रिपन। याद कर लीजिएगा, 1882 लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन आएगा टपाक से, लॉर्ड रिपन 1882। फिर क्या होता है देखिए आगे, सीएच हाउस। सीएच हाउस 1907 में कुछ आपको रिकमेंडेशन देता है। मिंटो समिति 1909 में रिकमेंडेशन देता है। फिर 1919 का जो स्थानीय स्वशासन का जिम्मेदारी है, 1919 का जो एक्ट है, भारत अधिनियम, भारत प्रशासन अधिनियम, उसमें स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी और कार्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है स्थानीय स्वशासन को? कि भाई क्या क्या काम करेंगे। जैसे अभी हमारे पंचायत को दिया जाता है ना, ये काम करना है, वैसे 1919 के एक्ट में भी दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। फिर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें पंचायती राज को राज्य का विषय बना दिया गया। किसका? राज्य का। कि भैया स्टेट अलग अलग देखिए, केंद्र वाले नहीं देखेंगे, कौन देखेंगे? राज्य देखेंगे। तो देखिए इस पेज में क्या क्या हम पढ़े। लॉर्ड रिपन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सीएच हाउस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिंटो समिति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1919 एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 1935 का एक्ट बस आपको इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को राज्य का विषय बना दिया गया। आगे देखिए इस पन्ने की कहानी। तो इस पन्ने में श्रीमन नारायण अग्रवाल जी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टार जो है इस पन्ने की यही है, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। प्रखर, जी हाँ, प्रखर गांधीवादी नेता थे। गांधी के विचारों से इतना ज़्यादा उद्वेलित रहते थे कि उन्होंने कहा भैया, जो सभा बनी थी संविधान बनाने की, कि आप लोग गांधीवादी विचारों को भी शामिल कीजिए संविधान में। जी हाँ, लोकल प्रशासन को शामिल कीजिए। आपको पता होगा गांधी जी ने किताब लिखी थी हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज में ग्राम स्वराज का ही सपना था। तो ग्राम स्वराज या ग्राम वाले अपना राज खुद करें, उसका कहाँ वर्णन है? तो अपने को हिंदू स्वराज में इसका वर्णन है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी बोलते हैं कि भैया इनको शामिल करो, तो संविधान सभा जो रहती है शामिल कर लेती है। 1949 में किस में शामिल करती है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मित्रों, ये पूरा जो आपको फाइल है ना, पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं होगी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप बताइएगा। तो डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का वर्णन है। डीपीएसपी कहाँ है? पार्ट 4, और आर्टिकल 40 उसके अंदर पंचायती राज का वर्णन है। 1949 1952 की कहानी देखिए, ग्रामीण विकास। जी हाँ, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रथम मंत्री कौन है? एस के डे साहब। कौन है? एस के डे। डे से याद कीजिए, दिन की शुरुआत, मतलब शुरुआत किसने की? इस मंत्रालय की शुरुआत किसने की?
एस.के. डे साहब ने। ग्रामीण विकास और पंचायती राज, उस वक्त चाचा जी अपने प्रधानमंत्री थे, जैसे मामा जी अभी मुख्यमंत्री हैं वैसे चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे। चाचा जी 2 प्रोग्राम चलाए, कौन सा? सीडीपी और एनईएस, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम। 1952 में, 1953 में। 2 अक्टूबर है डेट गांधी जी के जन्मदिन पे बोले कि कुछ ना कुछ करते रहो, लोगों को भरोसा रहे कि गांधी जी का सम्मान हो रहा है। तो 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1953 पे चलाते हैं, दोनों फेल हो जाते हैं। फिर अपने मित्र बलवंत राय मेहता जी को 1956 में एक कमेटी बिठवा देते हैं कि चलिए आप ध्यान से देखिए कहाँ कमियां आ रही हैं स्थानीय सुशासन की। बलवंत राय मेहता जी आ गए, यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाला पंचायती राज। तो पंचायती राज के जनक, पंचायती राज के बप्पा कौन है? बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। तो सर लॉर्ड रिपन क्या है? लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन के जनक है। कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, देखिए साफ साफ लिखा है स्थानीय सुशासन के जनक फादर कौन है? लॉर्ड रिपन। लेकिन पंचायती राज के पिता कौन है? पंचायती राज जो शब्द है इसके जनक कौन है? मतलब पंचायती राज के जनक, पंचायत शब्द तो पहले थे पर पंचायती राज ये दोनों शब्द जो मिल के आया इसके जनक है बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इन्होंने रिकमेंड किया। 3 स्तरीय पंचायत की बात की और 3 स्तरीय पंचायत कहाँ कहाँ लगेगी? ग्राम में लगेगी, खंड में लगेगी और जिला, या ग्राम में, मंडल में और जिला। जो बीच वाला है उसको मंडल बोलते हैं, जिला तो आप जानते हैं, और सबसे लोवेस्ट लेवल ग्राम होता है। तो 3 स्तरीय का इसका ट्रायल कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश 1958 में ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद लागू कहाँ हुआ? राजस्थान में। कब लागू हुआ? 1959 में। कहाँ? नागौर जिला में। ग्राम कौन सा है? बगदरी। 1959 राजस्थान, नागौर, ग्राम बगदरी। 1959 राजस्थान, नागौर, ग्राम बगदरी। 1959 राजस्थान, नागौर, ग्राम बगदरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने इतनी बार पढ़ दिया कि आपको बिल्कुल रट जाए। कब लागू होता है? 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जन्मदिन पे। जी मित्रों, तो आगे देखिए फिर असम कर्नाटका 1960 में लागू होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान वाला इंपॉर्टेंट है आपको। सेकंड राज्य जरूर पूछ सकता है। राजस्थान के बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू होता है। आंध्र प्रदेश में भी लागू होता है। देखिए 1958 में तो आंध्र प्रदेश में केवल ट्रायल हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? राजस्थान के बाद हुआ। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। चलिए क्या रिकमेंडेशन थी? तो जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत बनाया जाए। ग्राम पंचायत में डी फॉर डायरेक्ट इलेक्शन हो, और फिर खंड पंचायत, जिला परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, और जिला परिषद में एक आपका जिला पंचायत या जिला परिषद बोलिए एक कलेक्टर जो है अपॉइंटमेंट हो उसका अध्यक्ष के रूप में। तो देखिए क्या बोला मैंने, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या सर ये तो बता दीजिए पहले यार, ये कितना सिंपल है। वोट डालते हो जिसको, वो डायरेक्ट इलेक्शन है। जिसको वोट नहीं डालते हो वो इनडायरेक्ट है। राष्ट्रपति को क्या वोट डालते हैं? आप नहीं डालते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जिनको हम चुनते हैं, MP MLA को, वही चुनते हैं राष्ट्रपति। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और ग्राम पंचायत डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। और वित्तीय अधिकार दिया जाए, SC ST वीमेन को जगह दी जाए। रिजर्वेशन की बात नहीं की, जगह दी जाए ग्राम पंचायत में। लेकिन मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता, देखिए तीन नाम भी है ना इनका, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द हैं। तो 3 स्तरीय, 3 शब्द से 3 स्तरीय याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। और लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता जी आगे, मोरारजी देसाई जी जनता गवर्नमेंट की सरकार चला रहे थे और अशोक मेहता से बोले चलो रिव्यू करो बलवंत राय मेहता ने क्या बोला है। मेहता जी आप भी देख लीजिए इसको। तो मेहता जी बोले ठीक है इसको थोड़ा सुधार कर देते हैं। हम सुधार क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि 3 स्तरीय 2 स्तरीय कर दो। आप तो जानते हैं कमेटियाँ कैसे काम करती हैं। तो अशोक मेहता 2 शब्द हैं इनके नाम पे, तो बोले चलो 2 स्तरीय कर देते हैं। तो याद करने की टेक्निक ये सब सारी बातें बता रहा हूँ, है ना, आपको याद आसानी से हो उसका तरीका ये 2 शब्द से 2 स्तरीय, ये 3 शब्द से 3 स्तरीय। तो मित्रों तो इनने बोला कि जिला परिषद और मंडल पंचायत बनाओ। जो ग्राम पंचायत है ना, बलवंत राय मेहता जी ने बोला था ये ग्राम पंचायत, बोला ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जिला पे बना दो एक, और एक मंडल पे। मंडल क्या है? कई गाँव का समूह है, कई गाँव 10-20 गाँव का समूह है जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या है, उसका बना दो। ठीक है। इनने कहा कि राजनीतिक दल को भी लागू किया जाए इलेक्शन में। राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस जो पार्टी होती है उनको भी चुनाव लड़ने का हक दिया जाए। किसमें? पंचायत में। और अगर एक पंचायत लैप्स हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। मतलब अधिकतम गैप जो होगा 6 महीने ही हो सकता है। पंचायती राज विभाग को अलग करने की बात कही, वित्त विभाग बनाने की बात कही, पंचायती राज और वित्त विभाग। रिजर्वेशन की सबसे पहले बात अशोक मेहता जी ने कहा। किसका किसका? SC ST, वीमेन का भी नहीं कहा, SC ST बस का कहा, वीमेन का आगे हम देखेंगे कहानी। और इलेक्शन कमीशन, जी हाँ पंचायत राज्य की स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। अशोक मेहता बोलते हैं कि भैया पंचायत का इलेक्शन कराने के लिए हर राज्य में इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस पेज में? इस पेज में एक तो 2 स्तरीय पंचायती
राज व्यवस्था और दूसरा इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की जाए। GV राव, GV राव क्यों पीछे रहेंगे? बोलेंगे तुम लोग नाम नाम गेम खेल रहे हो, अपने अपने नाम के हिसाब से बना रहे हो। तो मेरे नाम में तो 4 अक्षर हैं, GV राव, तो मैं तो 4 स्तरीय बोलूंगा। तो इनने बोल दिया 4 स्तरीय, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। देखिए, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि जिला विकास आयुक्त का पद, जी हाँ, जिला विकास आयुक्त का पद सृजन करने के लिए किसने बोला? GV राव ने एक पद बोला, जिला विकास आयुक्त। और फिर फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की भी बात किसने की? GV राव। इलेक्शन कमीशन की बात किसने की? अशोक मेहता। लेकिन वित्त आयोग की किसने बात की? GV राव। फिर रिजर्वेशन की भी बात की, SC ST वीमेन को रिजर्वेशन दी जाए। अशोक मेहता ने केवल SC ST का बोला, इन्हें SC ST वीमेन तीनों का बोला। टेन्योर बोला कि 5 साल होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। कितना टेन्योर? 5 साल। कब आए थे? 1985 में आए, 1986 में रिपोर्ट दे दी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है 4 स्तरीय और जिला विकास आयुक्त का पद। 4 स्तरीय और जिला विकास आयुक्त का पद। GV राव राजीव गांधी जी के टाइम पे आए थे और राजीव गांधी जी ने इनका रिकमेंडेशन ले लिया और फिर सिंघवी जी को बोला कि आप भी कुछ इसमें रिकमेंडेशन दीजिए। तो सिंघवी जी बोलते हैं कि ठीक बोल रहे हैं GV राव जी, कुछ इसमें सुधार कर देते हैं। तो 4 स्तरीय को फिर बोल दिया इनने कि 4 स्तरीय बहुत ठीक नहीं है, जो पहले चल रहा था वही करने दीजिए, बस संवैधानिक बना दीजिए। संवैधानिक पे इनने जोर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पे जोर दिया। संविधान में वर्णन होना चाहिए पंचायती राज का, ताकि अलग अलग राज्य जो मनमानी ना करे, सबको पंचायती राज व्यवस्था लाना ही पड़े। और न्याय पंचायत का गठन हो, न्याय पंचायत का गठन हो, ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय पंचायत का गठन हो। वित्तीय अधिकार मिले। वित्त आयोग की बात तो इनने भी की थी, कोई खास बात इनने नहीं की। सबसे खास बात क्या की? संवैधानिक करने का। संवैधानिक करने का सबसे पहले किसने बात की? सिंघवी जी। सी से संवैधानिक, सी से सिंघवी, एस लगा, SI, उसी से आप रिलेट कर लेंगे संवैधानिक। कब आए? 1986 में आए, 1987 में रिपोर्ट दे दी राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। आगे देखिए, तो सिंघवी जी बोले कि संवैधानिक कर दो, तो राजीव गांधी सोचे कि कर दें कि पूछ लें एक बार और। तो एक बार और पूछ लेते हैं PK थुंगन जी से। PK थुंगन जी से इन्होंने पूछा, 1988 में बिठा दिया कुर्सी पे कि चलो कमेटी बन गई, और 1989 में रिपोर्ट दी। बोले ठीक है कर दो भैया, अब सिंघवी जी बोले हैं तो कर दो संवैधानिक। लेकिन ड्राफ्ट कौन बनाएगा? ड्राफ्ट भी यही बनाते हैं। बिल का ड्राफ्ट संवैधानिक करना है तो आपको बिल पेश करना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में ना, संशोधन का बिल। तो उसका ड्राफ्ट कौन बनाते हैं? PK थुंगन जी ही बनाते हैं। इसके अलावा मित्रों कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे राजस्थान की सादी कली गिरधारी लाल हरलाल। बस इसका नाम पूछेगा ये कहाँ की है? सादी कली गिरधारी लाल हरलाल। राजस्थान का ही क्यों, बाकी राज्यों का क्यों नहीं पढ़ रहे? राजस्थान का इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया पंचायती राज सबसे पहले कहाँ आया? राजस्थान में आया। तो सादी कली 1964, गिरधारी लाल 1973, हरलाल सिंह 1990। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक्स्ट्रा बोनस इन्फॉर्मेशन आपको दिए, बोनस जानकारी। आप मेरे साथ रहेंगे तो ऐसी बोनस मिलता रहेगा। सेंटर का, हाँ सेंटर का ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दांतेवाला, हनुमंतराव, सरकारिया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? सरकारिया। 1983 से 1988 सरकारिया कमीशन बैठता है और सेंटर स्टेट रिलेशन, जी हाँ, केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में चर्चा करता है सरकारिया कमीशन। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस आपको इस पेज में अगर एक चीज़ याद करना है तो सरकारिया बस याद कर लीजिए, बाकी इसमें याद करने वाली ऐसे कुछ चीज़ नहीं। समझाने के लिए मैंने आपको बोनस पॉइंट दे दिया। अब यहाँ कहानी मज़ेदार है। जी हाँ, आप संवैधानिक सभा की शुरुआत, संवैधानिक स्टेटस देने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले प्रयास राजीव गांधी जी करते हैं 64वां और 65वां। जी हाँ, राजीव गांधी वैसे प्रयास बहुत किए, पहली बार कंप्यूटर इन्होंने लाया। तो देखिए नए नए काम इनने किए, अब ये ज़्यादा रुक नहीं पाए, पर इनने काम प्रयास अच्छा किया। तो राजीव गांधी प्रयास करते हैं 64 और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाके, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि भैया जो श्रेय असली उनको किनको मिलना था? PV नरसिम्हा राव जी को श्रेय मिलता है। 1992 में ये बिल लाते हैं फिर से 71 और 72 नाम से, पंचायती राज और नगरीय निकाय को संवैधानिक बनाने के लिए। लेकिन इनका नामकरण चेंज हो जाता है, बिल का जो क्रमांक है वो चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है कुछ दिक्कतों की वजह से। तो 71 बन जाता है 73 और 72 बन जाता है 74। क्या होता है कि 2 और बिल आ जाते हैं इनके बाद, तो पहले वो पास हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम चेंज हो गया। तो लाते तो 71 72 1992 में, 1992 का बिल है, लेकिन पास कब होता है? 1993 में। और नाम क्या हो गया? 73 और 74। तो 73 है पंचायत के लिए और ये नगर निगम के लिए। जब पंचायत बोलता हूँ तो तीनों पंचायत आ जाता है, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। और जब नगर निगम बोलूँ तो तीनों समझ लीजिए, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो नरसिम्हा राव बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही संवैधानिक स्टेटस दिलाया। किसको दिलाया भैया? किसके कार्यकाल में हुआ? नरसिम्हा राव को पंचायती राज को संवैधानिक स्टेटस दिलाया।
तो देखिए, पंचायती राज का जो बिल था नरसिम्हा राव ने लोकसभा में पेश किया 22 दिसंबर 1992 को, और पास हो गया इसी दिन। फिर राज्यसभा में कब पास हुआ? 23 दिसंबर 1992 को। और राष्ट्रपति इस पे साइन कब करते हैं? 20 अप्रैल 1993 को। तो लोकसभा में 22 दिसंबर को पास होता है, राज्यसभा में 23 दिसंबर को पास होता है, और राष्ट्रपति 20 अप्रैल को पास कर देते हैं इसको। देखिए, इस पे पास तो 20 अप्रैल को हो गया, लेकिन गजटेड में जो प्रभावी दिन है वो 24 अप्रैल को, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को अपना पंचायती राज दिवस मनाया जाता है मित्रों। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? नरसिम्हा राव थे। और प्रेसिडेंट कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। जी हाँ, शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, महामहिम शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे। पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। मित्रों, तो 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था 24 अप्रैल को, उसमें हुआ क्या? 24 अप्रैल से जो प्रभावी हुआ, क्या हुआ सर? तो कुछ चेंजेस हुए संविधान में। क्या चेंजेस हुए वो तो बता दीजिए। भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9 या पार्ट 9? भाग 9 या पार्ट 9? भाग 9, भाग मत जाइएगा पढ़ाई छोड़ के। भाग मतलब पार्ट होता है कि आप वीडियो बंद करके भाग जाएं। तो पार्ट 9 भाग 9, पार्ट 9 भाग 9। और शेड्यूल 11 जोड़ा गया। शेड्यूल 11, अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 जोड़ी गई। दो चीज़ जोड़ी गई, भाग 9 और शेड्यूल 11। तो शेड्यूल 11 में 29 विषय दिए गए कि पंचायत को इन विषय पे काम करने। किन पे? 29 विषय। इसके आगे डिस्कस करेंगे कौन से विषय हैं। और क्या बात की गई कि आर्टिकल जो है भाग 9 में एक आर्टिकल जोड़ा गया 243, उसी के सब आर्टिकल फिर जोड़े गए, जिसमें आपका पूरा नगर निगम भी है, पंचायत भी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। तो पंचायत राज का जो आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक है। कहाँ से? 243 से 243 ओ तक। कहाँ से? 243 से 243 ओ। कैसे याद रखेंगे? गाँव में किसी को बुलाते हैं क्या कहते हैं? ए ओ ए ओ ए ओ। तो ऐसे याद कर लेंगे। ओ लगा है मतलब पंचायती राज। कुल 16 आर्टिकल हैं। देखिए, ABCD अगर जानते हैं, ABCD EFG चाहे JKLMNO, तो 15 तो यही हो गए। और 15 होता है, 15 ही हो गए। और 243 एक जुड़ जाएगा, क्योंकि 243 में भी कुछ बातें हैं, फिर 243 से 20 ही ऐसे चलता है। तो कुल 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल हैं, कुल 16 आर्टिकल। तीन चीज़ इससे याद करना है, 16 आर्टिकल, पार्ट 9 और शेड्यूल 11। 16 आर्टिकल, पार्ट 9 और शेड्यूल 11 मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाती है। जो इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ, DPSP जो पार्ट 4 है अपने संविधान का, आर्टिकल 40 में पहले वर्णन किया गया था। अब आइए देखिए, भाग 9 जो है अपना 243 में, मैंने कहा कि पहले 243 में बात हुई है, फिर उसके ABCD में बात हुई है। तो 243 में क्या बात हुई सर? 243 में परिभाषा दी गई। क्या दी गई परिभाषा? किसकी परिभाषा दी गई? जिला की, विलेज काउंसिल, ब्लॉक, पंचायत, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन, विलेज, किसके? 7, टोटल 7 चीज़ों की परिभाषा दी गई कि जिला क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, जनपद क्या होता है, पंचायत क्या होता है, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, ग्राम क्या है। मतलब इन सबको डिफाइन किया गया कि ये कंडीशन होगी तब ये यहाँ ये पंचायत होगा। मतलब कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ग्राम किसे कहेंगे, ये सारी बातें किस पे डिस्कस है। 243 आपसे बस इतना पूछेगा, परिभाषित कहाँ किया गया है, क्या आप कहेंगे 243, कहाँ 243। आगे बढ़िए। अब देखिए 243 ए से ओ की कहानी, ये 15 आर्टिकल हो गए। ये इसको कहेंगे, काउंट कर लेंगे तो टोटल 16 हो गए कि ये, और ये 15 हो गए। तो क्या क्या है देखिए, ग्राम सभा गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, नियोक्ताएं, शक्तियां, कर, वित्त आयोग, संपरीक्षा या ऑडिट रिपोर्ट, फिर राज्य चुनाव आयोग सबसे इंपॉर्टेंट, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, विद्यमान पंचायत व्यवस्था की बने रहना, न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। सर थोड़ा आराम से बताइए, आराम से ही बता रहा हूँ मित्रों, चलिए दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ए जो है स्टार्टिंग ही ग्राम सभा, ग्राम गांव से ही पंचायत, ग्राम की बात है तो ग्राम सभा से स्टार्टिंग होगी, ऐसे याद हो जाएगा। ए से मतलब ग्राम सभा, एक कोई चीज़ का स्टार्ट होता है। ग्राम सभा कौन बनाता है? जो वोट डालता है वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। बी में गठन की बात की गई कि पंचायतों का गठन कैसे होगा, है ना। सी में संरचना, भाई कितने पंच होंगे और सचिव क्या होगा, कौन होगा नहीं होगा, इस सब की बात संरचना पे है। डी पे आरक्षण, किसका कितना आरक्षण होगा, SC ST वीमेन का कितने % आरक्षण होगा। आबादी, पंचायत कितने साल काम करेगी, 5 साल काम करेगी, ये कौन बताया? ई पे। नियोक्ताएं, ऐप में बताया कि भाई किस किस कंडीशन में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब बिल पड़ा हो आपका, बिजली का बिल आपने नहीं भरा, KCC पड़ा है, कोई क्रिमिनल चार्ज है, ये सब किसमें डिस्कस है? नियोक्ताएं पे। शक्तियाँ, पंचायत की क्या क्या शक्तियाँ, टैक्स लगा सकता है और क्या क्या काम कर सकता है, वो सब किसमें आपको बताया, इसमें क्या कहते हैं, जी पे। और H पे कर, कौन कौन से टैक्स लगा सकता है। शक्तियों में तो बाकी चीज़ें भी हैं, और H में केवल टैक्स की बात की गई, टैक्स का स्पेशल बता दिया।
आई क्या है? वित्त आयोग। आई क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग गठन किया जाएगा, जैसे मैंने बताया था फाइनेंस कमीशन का गठन की बात की गई है। तो फाइनेंस कमीशन ये बताएगा कि राज्य से कितनी राशि अपने को पंचायतों को देनी है। राज्य कुछ मदद करेगा ना पंचायत का। आप तो जानते हैं गांव में टैक्स कहने का कोई लगाता नहीं, क्योंकि टैक्स लगा देगा सरपंच तो वोट कौन करेगा उसे। तो अल्टीमेटली पैसा कौन देता है? पंचायत के काम का राज्य देता है। तो कितना देगा? अपने मन से देगा क्या? अपने मन से नहीं देगा। वित्त आयोग बताएगा कितना फंड अपने को पंचायत में देना है। और जे क्या है? संपरीक्षा की बात होती है। जे जो भैया जो पंचायत में पैसा खर्चा हुआ, काम हुआ, उसका ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जे से जांच याद कर लेंगे। जे से जांच, संपरीक्षा या रिपोर्ट ऑडिट होता है। के सबसे इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? के, राज्य चुनाव आयोग। कैसे याद करेंगे? के कौन ये सब करता है? ये सब राज्य चुनाव आयोग। भाई कौन? तो राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज का कौन है करता धरता? तो राज्य चुनाव आयोग। जी हाँ, यही चुनाव कराते हैं और चुनाव के बाद सारी चीज़ें होती हैं। एल, एल से लागू याद कर लेंगे। कहाँ लागू होगा? संघ राज्य क्षेत्रों में। देखिए ये तो राज्यों की बात हुई थी, राज्यों की बात हुई थी। संघ राज्य क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, जैसे पौंडीचेरी है, चंडीगढ़, मतलब यहाँ भी लागू होगा पंचायती राज। एम क्या कहता है? क्षेत्रों में लागू होना, मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं लागू होगा? जो शेड्यूल 5 का एरिया है वहाँ लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? देखिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ ट्राइबल सोसाइटीज अपने हिसाब से बहुत पहले से एक व्यवस्था से काम कर रही हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए बोलते हैं वहाँ लागू नहीं करेंगे। और एन क्या है? विद्यमान पंचायतों एवं व्यवस्था का बने रहना। ये क्या है? ये अपने बाकी जो राज्य है ना, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी है, उस वक्त अपने वहाँ भी, यहाँ भी ट्राइबल सोसाइटी बहुत है। तो पंचायतों की व्यवस्था जैसी चल रही चलने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब ये संवैधानिक संशोधन उन पर लगाना है। तो एम और एन वो क्या क्या है? न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना। न्यायालय जो है हस्तक्षेप ना करे चुनाव प्रक्रिया में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? इतना सब तो बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं रट लूँ, बिल्कुल लिख लूँ, छाप लूँ गजनी की तरह, वो क्या है? राज्य चुनाव आयोग के, राज्य चुनाव आयोग के, राज्य चुनाव आयोग के। जी हाँ, राज्य चुनाव आयोग के सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रट लीजिएगा। तो क्या क्या पढ़ लिए इसमें आप? ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, नियोक्ताएं, शक्तियां, कर, वित्त आयोग, संपरीक्षा, राज्य चुनाव आयोग, संग्रह क्षेत्रों में लागू होना, क्षेत्रों में लागू ना होना, विद्यमान पंचायतों एवं व्यवस्थाओं का बना रहना और न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। ये सब आपने पढ़ा मित्रों। तो पंचायत किन किन विषयों में काम करेगा? 29 विषयों में दिए गए हैं संविधान में। कहाँ? 11 शेड्यूल पे, शेड्यूल नंबर 11 पे दिया गया है कि इन 29 विषय में पंचायत काम करेगा। किसमें किसमें पढ़ लीजिए, बस इसको ये रटना नहीं है, क्रम से बस जाने रहिए। कभी अगर आ गया एक आध क्वेश्चन तो आप बता पाए। कृषि, भूमि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सिंचाई, वन विकास, लघु खाद्य उद्योग, ग्रामीण विकास, पानी, खादी, कुटीर उद्योग, ईंधन, सड़क एवं परिवहन, वनों में खेती, बिजली, गैर परंपरागत ऊर्जा, यांत्रिक शिक्षा, स्कूल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वैश्य शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अस्पताल, पारिवारिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्ग, लोक विभाजन, सार्वजनिक संपत्ति। सर बहुत तेज पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आपको रिलेट करा देता हूँ। कृषि पे काम करेगा पंचायत। भाई गाँव में खेती तो होती है, तो खेती से क्या क्या रिलेट करें? खेती जमीन के लिए होना चाहिए, तो कृषि से भूमि रिलेट हो गया, खेती जमीन में होगी। अब जमीन में पशुपालन भी करेंगे तो ऑटोमेटिक आ गया। अब जमीन में पानी भरा है तो मछली भी पालेंगे। अब जमीन में सिंचाई भी करेंगे, जमीन में वन का विकास भी होना चाहिए। और उसी जमीन में जब ये पैदा करेंगे तो उसका भाई प्रोसेसिंग, टमाटो पैदा करेंगे तो सड़ जाएगा तो क्या करेंगे? फूड प्रोसेसिंग करेंगे। तो टमाटो से टमाटो सॉस कौन बनाएगा? लघु और खाद्य उद्योग। तो ये जब सब काम करेंगे तो गाँव का विकास हो जाएगा। जी हाँ, गाँव का विकास हो जाएगा। विकास तो हो गया भाई, साफ पानी पीने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पानी पीने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अब भैया जब सब व्यवस्था हो गई तो अच्छा कपड़ा पहनना है, तो खादी और कुटीर उद्योग। जी हाँ, खादी और कुटीर उद्योग की बात होगी। अब भैया क्या गांव का आदमी गांव में ही रहेगा, बाहर भी जाएगा ना, तो उससे यार रिलेट कर लेंगे ईंधन, पेट्रोल डीजल, ईंधन। ईंधन ये रिलेट करने की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल की चर्चा हुई है, ईंधन की चर्चा हुई। इसमें सब कुछ आ जाता है, लकड़ी आ जाता है, आपका फ्यूल आ जाता है, जो एलपीजी है, सब कुछ आ जाता है, ईंधन की बात हुई है। सड़क एवं परिवहन, तो शहर चला गया सड़क और परिवहन से। वनों में खेती, अब कुछ लोग क्या है कि भाई वन के अंदर ही खेती करते हैं, परंपरागत रूप से नॉर्थ ईस्ट में पहले होता था, तो वनों में खेती कैसे करें भाई कि वनों को भी नुकसान ना हो, इसकी बात की गई। बिजली की बात की गई कि गांव स्तर पे बिजली कैसे पंचायत इसको, अब हालांकि ये होता नहीं है, पर बिजली का जो अधिकार है उसको दिया गया पंचायतों को। गैर परंपरागत ऊर्जा, इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह आ जाता है। यांत्रिक शिक्षा, गाँव के जो लड़के हैं ना, आजकल के जो लड़के हैं यंग, उनको टेक्निकल शिक्षा मिले तो अब शिक्षा से देखिए क्या क्या रिलेट हो जाएगा। यांत्रिक शिक्षा है, स्कूल है, फिर पुस्तकालय है, वयस्क शिक्षा, 4 चीज़ रिलेट हो गई। यांत्रिक शिक्षा, स्कूल, वयस्क शिक्षा और पुस्तकालय, ये सब जब कर लेंगे तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,
फिर बाजार मेला हाट बाजार तो होता ही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव में होता ही है, अस्पताल तो जरूरी है। जब ये सब हो जाएगा तो पारिवारिक समृद्धि होगी, परिवार से समाज बनता है तो सामाजिक समृद्धि होगी। मित्रों, इसके अलावा महिला एवं बाल विकास को भी करना है, कमजोर वर्ग SC ST वीमेन की रक्षा करनी है, लोक विभाजन करना है और सार्वजनिक संपत्ति को ध्यान रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। ये 29 विषय हैं, एक नज़र मार लीजिएगा। मित्रों चलिए देखते हैं अब 243 को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो इधर पढ़े थे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा डिटेल में देख लें। ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा बनाता कौन? जो वोट डालता है वो सब ग्राम सभा बनाता है। पंजीकृत वोटर ही ग्राम सभा बनाते हैं। 4 बैठकें इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 24 अप्रैल। ये 14 लिख दिया मैंने, थोड़ा मिस्टेक है, इसको 24 लिख दीजिएगा ना, लिखने में थोड़ा एरर हो गया। तो 24 अप्रैल जो पंचायती दिवस होता है, 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती, 26 जनवरी जानते हैं आप रिपब्लिक डे, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये 4 बैठकें इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा की। बाकी कितनी भी बैठक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर सरपंच को हटाना है आपको तो ग्राम सभा में एक वो प्रस्ताव पास करना पड़ता है, उसको 2/3 बहुमत से लाना पड़ता है। 2/3 बहुमत से पास करेंगे, मतलब अगर 100 आदमी हैं तो 67 आदमी बोल देंगे कि भैया सरपंच को हटाओ, तो आप हटा सकते हो। तो ये कब पास करोगे? 2 साल बाद, मतलब 2 साल का मौका दोगे सरपंच को काम करने का। अच्छा काम नहीं किया तो हटा दोगे, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले 6 महीने पहले आपको ये काम कर लेना है। मतलब 4.5 साल के पहले अगर 4.5 साल क्रॉस हो गए तब आप ये काम नहीं कर पाओगे। बी में क्या है? बी में गठन है। अब कैसे रिलेट करेंगे? बी मतलब बनना से मतलब गठन करना, किसी चीज़ को बनाना। तो क्या क्या है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कैसे बनेगा, इस सब का गठन है। कितनी जनसंख्या पे बनेगा, कहाँ बनेगा, इस सब की चर्चा 243 बी में। जनपद पंचायत वहीं बनेगा जिस राज्य में 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। नहीं, जिस राज्य में 20 लाख से ज़्यादा संख्या है वहीं जनपद पंचायत मिडिल वाली बनेगी, नहीं तो 2 ही चलेगी। इसकी बात की गई। चलिए आगे देखते हैं। 243 में संरचना की बात हुई। क्या संरचना? किसकी संरचना? सी से संरचना। जी हाँ, सी से कॉन्स्टिट्यूशन या संरचना, कॉन्स्टिट्यूट करना कोई चीज या संरचना करना, सी से संरचना। तो क्या क्या संरचना है? ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? सरपंच होता है, पंच और सचिव। सरपंच है और पंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप चुनते हैं, और सचिव जो है अपॉइंटेड होता है, सरकार उसे अपॉइंट करती है। ए फॉर अपॉइंटमेंट, डी फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, ई फॉर अपॉइंटमेंट, डी फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। जनपद पंचायत की कहानी सर बता दीजिए। क्या वही चीज़ है यार? अध्यक्ष जो है इसमें जनपद में इनडायरेक्ट इलेक्टली होता है, जो हेड होता है अध्यक्ष इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। सदस्य को आप इलेक्ट करते हैं, सदस्य ये अपने में से एक को चुन लेते हैं अध्यक्ष। और CEO BDO इसका जो है एक तरह सचिव के रूप में काम करता है। ये MPPS से सेलेक्ट होता है, वो बनता है। जी हाँ, आपको पटवारी बाद MPPSC की तैयारी करनी है ताकि आप CO और BDO बन पाए जनपद पंचायत का CO या BDO। फिर आगे जिला पंचायत की कहानी देखिए। अध्यक्ष अगेन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सदस्य का डायरेक्ट, और CO जो UPSC या MPPSC का सीनियर मेंबर होता है वो जिला पंचायत का वो आपका सचिव होता है। मित्रों देखिए आरक्षण की बात, SC ST OBC विमेन सबको आरक्षण इसमें मिलेगा। SC ST OBC को जनसंख्या के अनुपात पे और विमेन को कम से कम 1/3। लेकिन 2007 से MP में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई महिलाओं को, मतलब महिलाओं को 50% कम से कम सीट मिलेगी ही आपको। चलिए 243 देखिए, टेन्योर या कार्यकाल की बात हो गई है। 5 साल होगा और अधिकतम पद रिक्त 6 महीने होगा। मतलब कोई कारण से सरपंच नहीं है तो आपको या तो चुनाव कराना है, किसी न किसी को नियुक्त करना है, मतलब पद रिक्त नहीं होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा। 6 महीने से ज़्यादा पद रिक्त नहीं होना चाहिए। नियोग्यता है भैया, कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकता? 21 साल से कम आदमी का नहीं लड़ेगा। 1995 के बाद अगर 3 बच्चे से ज़्यादा है तो नहीं लड़ पाओगे। KCC लोन बकाया तो नहीं लड़ पाओगे। बिजली का बिल बकाया तो नहीं लड़ पाओगे। क्रिमिनल चार्जेस है तो नहीं लड़ पाओगे। 243 में बताया कहाँ कहाँ मना है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ नहीं लगेगा पंचायती राज व्यवस्था। जी हाँ, कहाँ कहाँ? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और मणिपुर पे हिल एरियाज, मणिपुर में पूरा नहीं, कुछ एरिया में लगेगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र मणिपुर वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ट्राइबल सोसाइटीज अपने हिसाब से काम करती हैं। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग पे नहीं लगेगा, क्योंकि दार्जिलिंग का भी हिल एरिया है, वहाँ अपना ट्राइबल सोसाइटी काम करती हैं। तो मित्रों कौन कौन सा राज्य? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये हो गया, और मणिपुर और वेस्ट बंगाल का हिली एरिया, खासकर दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का। अब देखिए आगे की कहानी। जी हाँ, नगरीय निकाय की बात करेंगे। पंचायत की बात तो हो गई, नगरीय निकाय की बात कहाँ है? 74वें संविधान संशोधन पे, 1993 74वें संविधान संशोधन। तो नगरीय निकाय में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, यहाँ भी 3 तरह के आपके सिस्टम है। नगर पालिका जो है गांव से कस्बे से जस्ट टाउन बदल रहा है, वो नगर पालिका। छोटा एरिया जो होता है तहसील स्तर पे नगर पालिका, नगर पंचायत, और नगर पालिका थोड़ा बड़ा शहर होता है जो आपका तहसील स्तर तो बड़ा होता है लेकिन बहुत डेवलप नहीं होता, वहाँ नगर पालिका। और नगर निगम जो बहुत डेवलप जगह है, जैसे आप जानते हैं कि अपने यहाँ लेटेस्ट फिगर है 16 नगर निगम है।
ऑफिशियल डाटा। अभी एक आध दो नए नगर निगम बने हैं, पर अभी वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं हुआ डाटा। तो 16 नगर निगम, लेकिन अपने यहाँ कितने जिले हैं? 52 जिले में मात्र 16 नगर निगम। तो और बाकी जगह क्या होंगे? नगर पालिका होंगे। तहसील स्तर पे क्या है? नगर पंचायत। तो ये है नगरीय निकाय की कहानी। कहाँ है नगरीय निकाय भैया? शेड्यूल 12 में 18 सब्जेक्ट दिए हैं और पार्ट 9 है। पार्ट 9 में क्या था? पंचायत। और पार्ट 9 में क्या है? 9A है, ए जोड़ दिया, नगरीय निकाय हो गया। शेड्यूल 12 में कितने? 18 सब्जेक्ट हैं। जैसे इसमें 29 सब्जेक्ट थे शेड्यूल 11 में, इसमें 18 सब्जेक्ट। मित्रों आपको बहुत फास्ट लग रहा होगा ना, तो रिवीजन क्लास है तो फास्ट ही होगी। इसको 2-3 बार जब देखेंगे आप तो आपको सब कुछ रट जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। बहुत स्लो बोला हूँ उसमें, वो बिल्कुल पैसेंजर है, बहुत आराम से बोला हूँ। साइकिल है, साइकिल क्लास है वो, बहुत धीरे धीरे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव इस वक्त भी थे नगरीय निकाय। और 1 जून 1993 को नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। कब? 1 जून 1993 को। कब? 1 जून 1993 को मित्रों। तो नगरी ये पूरे उसका बोल रहा हूँ मैं, भारत का 1 जून, कंफ्यूज मत होइएगा। एमपी का 2 नवंबर को मनाया जाता है। एमपी का 2 नवंबर, ये भारत का है। नगरीय निकाय देखिए, म्यूनिसिपालिटीज को देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसकी बात होती है। कहाँ से कहाँ बात होती है? 243 पी से 243 जेड जी। ओ तक तो बात अकेले वो पंचायत ले गया। 243 ए से ओ कौन बात करता है? पंचायत की बात होती है। तो आगे ओ के बाद क्या आता है? पी, पी के बाद जेड, और जेड के बाद फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी। मतलब ये टोटल 18 आर्टिकल किसके लिए डिवोटेड हैं? आपके म्यूनिसिपालिटीज के लिए। कहाँ? पार्ट 9 है। कहाँ पार्ट 9 है? कहाँ पार्ट 9 है? शेड्यूल 12 18 सब्जेक्ट। शेड्यूल 12 18 सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट है भैया? वही देख लीजिए। पी में परिभाषाएं हैं, फिर क्यू में योग्यताएं, आर में संरचना, समिति, आरक्षण, कार्यकाल, नियोक्ताएं, शक्तियां, कटैस, वित्त आयोग, वित्त लेखा, इलेक्शन कमीशन, संग्रह क्षेत्र, सब कुछ लगभग वही वही है, कोई इसमें खास नहीं। बस इंपॉर्टेंट इसमें जेड ए है। इसको और डिटेल में देख लेते हैं इधर। तो देखिए, पी में परिभाषाएं हैं, पी से परिभाषा 3 टीयर सिस्टम है। क्यू में बताता है गठन कैसे होगा, जिसमें भी बताया था ना जब ए बी पढ़े थे। ए में ग्राम सभा, बी में गठन। तो पी में परिभाषा है और क्यू में गठन। फिर संरचना की बात है आर में। आर से याद कर लेंगे, आर रचना, रचना से संरचना हो जाएगा। एस से समिति हो जाएगा। टी से आरक्षण हो जाएगा। टी से कैसे आरक्षण हो जाएगा सर? अरे भैया, बड़े होटल में चाय पीने के लिए भी रिजर्व करनी पड़ती सीट, उससे आरक्षण हो जाएगा। यू से कार्यकाल, और अपना टेन्योर में यू आता है ना, टेन्योर में TENUR, तो उससे कार्यकाल हो जाएगा। वी से नियोक्ताएं, वी से नियोक्ताएं, डब्ल्यू से शक्तियाँ। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो होगा मैं बता दूंगा आपको। आपको इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग 243 वाई और 243 जेड, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है ऑडिट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जेड ए, राज्य चुनाव आयोग। जी हाँ, राज्य चुनाव आयोग से क्वेश्चन बनेगा। ये 243 के में भी है, 243 जेड ए में भी है। 243 के में ग्राम पंचायत के लिए राज्य चुनाव आयोग की बात की गई, 243 जेड ए में नगरीय निकाय के लिए राज्य चुनाव आयोग की बात की गई। तो इसको बढ़िया अपने कर लेना है। तो देखिए मित्रों, नगरीय निकायों का स्थानीय विकास कैसे हुआ है ना, मतलब कहाँ कहाँ सबसे पहले अपने पूरे भारत में नगरीय निकाय आए, तो इसकी बात हो गई। तो सबसे पहले मद्रास में आया। कब आया? 1687 में। अंग्रेजों के टाइम में 1687 में मद्रास में आया पहला नगर निगम। फिर बॉम्बे कोलकाता में आया 1726। तो सेकंड को कोई नहीं याद करता, फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से ही क्वेश्चन बनते। बताइए, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा में कौन पहुंचा? नील आर्मस्ट्रांग। पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग। तो दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरे व्यक्ति का नाम किसी को नहीं पता, पहले को ही सब जानते हैं। तो पहला आपको ही बनना है, आपको भी फर्स्ट बनना है अपने फील्ड में। 1687 में मद्रास में नगर निगम आया। फिर वही कहानी है लॉर्ड में, 1870 सब बता चुका हूँ। 1882 लॉर्ड रिपन, हॉब हाउस, सेम चीज़ है, दोबारा लिख दिया हूँ आपके याद करने के लिए। 1919, 1924, ये बस याद कर लीजिए। 1924 में जो मिलिट्री के कैंट एरिया होते हैं ना, जैसे इंदौर के पास महू में कैंट एरिया है, तो ये कैंट एरिया की शुरुआत कहाँ हुई? 1924 में। 1924 में कैंट एरिया की शुरुआत होती है। फिर वही कहानी है, 1989 में राजीव गांधी जी प्रयास करते हैं 64 और 65। तो 65 किसके लिए? नगर निगम। नगर निगम की बात कर लें, इसलिए 65 बस लिखा मैंने। और फिर 1993 में 74वां संविधान संशोधन। सब आप जानते हैं यार, एक्सपर्ट हो गए पढ़ते पढ़ते। तो देखिए, अब ये तो किसकी बात हुई? ये भारत की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? भारत की बात हुई थी। भारत में मद्रास, भारत में मद्रास, भारत में मद्रास। जी भैया, एमपी का बता दो कुछ। एमपी में पहली बार नगर निगम कहाँ आया? जबलपुर में आया। कहाँ आया? जबलपुर में। 1864। संस्कारधानी, जी हाँ, संस्कारधानी जबलपुर। जी हाँ, महाकौशल का क्षेत्र जबलपुर। 1864, 1864। कहाँ? जबलपुर। नगर पालिका दतिया, नगर पालिका दतिया, ये याद, दोनों को याद कर लीजिए। जबलपुर दतिया, जबलपुर दतिया। 1864, 1907। सन उतना याद इंपॉर्टेंट नहीं है दतिया का, लेकिन इसका दोनों याद कर लीजिए। सन भी 1864 जबलपुर, और ये केवल दतिया याद कर लीजिए।
तो देखिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब बना भाई, राज्य जब बना तो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम भी बन गया 1956, लेकिन 1961 इसमें अच्छा खासा अपडेशन होता है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में इसमें अपडेशन होता है। और फिर 2 नवंबर 1994 मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस, ये तो बता ही चुका हूँ। तो देखिए फिर ये कहानी वही है, महाकौशल 1872, फिर रिपन, और फिर ये देखिए ये तो जबलपुर के में 1864 में आ गया था नगर निगम, लेकिन महाकौशल बड़ा एरिया है, उसमें जबलपुर के अलावा भी जगह थी, तो वहाँ पूरे में कब आया, थोड़ा टाइम लग गया 1872 में प्रयास करते हैं जो फेल हो जाता है। फिर रिपन 1882 बता चुका हूँ कहानी। 1920, हाँ ये देख लीजिए, इंदौर, ग्वालियर और नरसिंहपुर में 1920 में नगरीय निकाय या नगर निगम या नगर पालिका ये आ गई थी। मतलब नगर के लिए एक कमेटी बन गई थी, भैया नगर का प्रशासन कौन देखे कौन। 1920 में कहा इंदौर, ग्वालियर और नागपुर, सॉरी नरसिंहपुर, इंदौर, ग्वालियर और नरसिंहपुर, IGN इंदौर, ग्वालियर और नरसिंहपुर। देखिए इंदौर ग्वालियर से पहले कहाँ है, जबलपुर में आया, संस्कार धानी है। 1946 1947 में CP और बेरार में पंचायती राज अधिनियम आया, कहाँ, CP और बेरार में। फिर 1948 में मध्य भारत, ये सब पहले अलग पार्ट थे, पता होगा आपको, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। जो मध्य प्रदेश है वो मध्य भारत है, CP एंड बेरार है, विंध्य है और भोपाल, इन 4 राज्यों से मिलकर बना है। तो ये आपकी कहानी में बताऊंगा जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना जानिए। 1948 में मध्य भारत में जनपद योजना आ गई थी। 1957-58 में जो सिहोरा के विधायक हैं काशी प्रसाद पांडे जी, वो इस पे चर्चा करते हैं, किस पे, पंचायती राज पे, सॉरी पंचायती राज और उस पे नगर निगम पे चर्चा करते हैं, पंचायती राज और नगर निगम पे चर्चा करते हैं। और चर्चा के बाद क्या होता है, 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाते हैं। 1962 पे, 1961 पे क्या गया थे, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। 1961 पे मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 61-62 ऐसे याद कर लेंगे। फिर 1981 में वही थोड़ा बहुत अपडेशन होता है, इसलिए इसको उतना डिटेल में नहीं लिखा। 1993 इंपॉर्टेंट है, जानते हैं इसी साल तो पंचायतों को क्या मिला, पूरी राम कहानी यही तो है, संवैधानिक स्टेटस मिला 1993 को, तो रट गया होगा 1993, 74 73वां संविधान संशोधन 1993, 74वां भी 1993 में, वो किसके लिए, नगरीय निकाय के लिए। और ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो 73वां। देखिए मध्य प्रदेश, मैंने जो बताया था आपको कि मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस अलग होता है, कि कब होता है भैया, 2 नवंबर को, बताया ना 2 नवंबर। इसी तरह पूरे भारत को जो ग्राम पंचायत दिवस होता है वो कब होता है, 24 अप्रैल। लेकिन मध्य प्रदेश का पंचायत दिवस कब है, 25 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1994। तो चारों डेट याद करिएगा, मध्य प्रदेश का भी दोनों याद कर लीजिए, नगरीय निकाय और ये पंचायत दिवस, और भारत का भी याद कर लीजिए। मित्रों मैंने कहा था ना आपको कि कुछ राज्यों में लागू नहीं होगा, जैसे मणिपुर है आपका, ये आपका नागालैंड है, यहाँ लागू नहीं होता अपना पंचायती राज व्यवस्था, ये संविधान में बोला गया, संवैधानिक आपका जो स्टेटस दिया गया उस बिल में बोला गया। लेकिन फिर 1996 मतलब लगभग 3 साल बाद ही एक एक्ट आया, पेसा एक्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, मतलब पंचायत वहाँ भी बढ़ाओ, कहाँ बढ़ाओ, जहाँ नहीं लागू है 1996 में, लेकिन कुछ मॉडिफाई कर दो, कुछ चेंज कर दो। तो पेसा एक्ट 5th शेड्यूल में लगता है। 5th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, उसके अलावा कुछ एरिया हैं, कहाँ हैं, 10 स्टेट टोटल, नॉर्थ ईस्ट के तो कुछ हैं लेकिन उसके अलावा 10 स्टेट में ये लगता है पेसा एक्ट। और पार्ट 9, जी हाँ पार्ट 9, 10 स्टेट क्यों यहाँ लिखा है पेसा एक्ट। देखिए अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट आपका जो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ तो 4-5 राज्य थे। देखो क्या है, कुछ अपने राज्य जैसे MP है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ भी अपना सिस्टम अलग चलता, तो उन लोगों के ऊपर भी पेसा एक्ट, आपको पेसा एक्ट के अकॉर्डिंग पंचायत राज व्यवस्था लागू करना है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो पाए। तो पेसा एक्ट किससे रिलेटेड, पार्ट 9, क्योंकि पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ की बात की गई, पार्ट 9। और क्या बात करता है, लघु वनोपज और ग्राम सभा से अनुमोदन। लघु वनोपज जानते हैं ना, हर्रा बहेड़ा शायद ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। जो जंगल से मिलता है उसको स्थानीय प्रशासन वाले डिस्कस करेंगे कि कैसे समिति बना के उसको बेचना है, और कोई नया काम करना है ना उस एरिया में, रोड बनवानी है भाई, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, जंगल वंगल बहुत है, तो वहाँ कुछ धार्मिक भावनाएं भी भाई आहत ना हो, कोई पेड़ को कोई पूछता है तो उनको ना कटाई को, तो ये सब कौन जानेगा, वहाँ के लोकल लोग जानेंगे। तो ग्राम सभा से अनुमोदन होगा, कोई विकास कार्य के पहले ग्राम सभा से अनुमोदन या पास कराया जाएगा, और आरक्षण होगा, लोकल लोगों को, ट्राइबल लोगों का आरक्षण होगा वहाँ उस एरिया में, वही लोग अपना डेवलप करेंगे। तो ये सब पेसा एक्ट है। तो पेसा एक्ट की कहानी बस इतनी है कि बस इतना पॉइंट याद कर लीजिए, बस ऑप्शन में देगा 5th शेड्यूल, 10 राज्य, पार्ट 9 लघु वनोपज, ग्राम सभा और आरक्षण, ये कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड से ही क्वेश्चन बनने, बाकी आप समझने के लिए पूरा हमसे समझते रहिए। लेकिन ये जो अलग से वर्ड लिखता हूँ ना, इसका कोई मतलब है, इसका मतलब है कि ऑप्शन में ज़्यादातर यही टपकेगा, बिल्कुल टपकेगा।
ग्राम न्यायालय, जी हाँ, 2018 में एक्ट आया, लागू कब हुआ? गांधी जी के जन्मदिन, ज़्यादातर चीज़ें जो गांधी जी के जन्मदिन हुई आप देख रहे हैं, 2 अक्टूबर 2009 को लागू हो गया, अगले साल। ये किसकी बात करता है? इसमें क्या क्या बात हुई? इसमें ये बात हुई कि भैया ग्राम न्यायालय आर्टिकल 39A के अंडर है। कहाँ आर्टिकल 39A के अंडर? कहाँ आर्टिकल 39A, 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 39A। न्यायाधिकारी कौन है? ग्राम न्यायालय। तो न्याय भी कोई देगा ना, कौन देगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसमें न्यायाधिकारी होता है। कैसे केस देखता है? सिविल और क्रिमिनल केस देखता है। ग्राम न्यायालय क्या है, इसको मैं डिटेल में समझाया हूँ कि गांव के छोटे मोटे केस भैया वहीं सॉल्व करवा लो। ये सब मैं डिटेल में ग्राम न्यायालय पे एक चैप्टर लिया हूँ, देखिएगा। अभी रिवीजन है, बहुत फास्ट चलूंगा। तो ग्राम न्यायालय समझौता, सेटलमेंट या कंपाउंड करता है। मतलब ये कहता है कि भैया चलो दिक्कत हो गई या फिर कुछ आपका बिल्कुल कोई भी ऐसा, मतलब अगर आपको दिक्कत है या फिर सिविल केस है तो उसका निपटारा कौन कराता है? ग्राम न्यायालय कराता है। उसका निपटारा ग्राम न्यायालय कराता है। मित्रों, अपील, अपील 1 महीने के अंदर कर सकते हैं आप ग्राम न्यायालय से। अगर संतुष्ट नहीं है, लगातार बोलने से थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी आपको, तो मित्रों अपील जो है 1 महीने के अंदर। लेकिन आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, आप तो सुन रहे हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ लगातार तो मुझे दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों नींद आ रही है? बिल्कुल अलर्ट होकर सुनिए भैया। ये 5 नंबर का जुगाड़ है। ये इस रिवीजन क्लास से ही अकेले 5 नंबर आएगा। पंचायती राज से लगभग 8 नंबर का आएगा। 20 नंबर में 8 नंबर पंचायती राज से आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगभग 12 नंबर का आएगा। तो अकेले जो 5 नंबर का जुगाड़ है उसमें इस वीडियो में अकेले ये आपका 50 मिनट का वीडियो कर देगा। बाकी 3 नंबर जब आप डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल प्ले लिस्ट में डाला है तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। मित्रों 1 नंबर भी आपको मैं छोड़ने नहीं दूंगा, सब पढ़ा डालूंगा आपको। तो बैरसिया भोपाल में लागू हुआ। कहाँ सबसे पहले लागू हुआ? बैरसिया भोपाल में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? बैरसिया भोपाल में लागू हुआ। मित्रों चलिए आगे कहानी देखते हैं। वन अधिकार अधिनियम, जी हाँ, वन अधिकार अधिनियम, जी हाँ, वन अधिकार अधिनियम कब लागू होता है? 1 जनवरी 2008 से। 1 जनवरी 2008 से। मतलब वही है कि वही जो वन में रहते हैं लोग, ट्राइबल रहते हैं या आसपास की जो जनसंख्या रहती है, वो उनका तो वही, उनसे खाना पीना सब चलता है वन से। और वन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक रीजन से भी इंपॉर्टेंट। वहीं वो खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, छोटे मोटी शिकार भी करते थे पहले। तो भाई उनको कुछ अधिकार दे दो। तो इसी पे एक एक्ट आ गया वन अधिकार, ताकि वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये अधिकार किनको मिलेगा? 13 दिसंबर 2005 के पहले पहले जो जंगल के आसपास रहते थे उनको ये अधिकार मिलेगा। इस पे क्या क्या बात हुई? आजीविका उनकी कैसे चलेगी, कहाँ रह सकते हैं, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कि वही जो लोकल लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारी रहती है, औषधि के बारे में, पेड़ों के बारे में, है ना, सब फसल के बारे में जानकारी रहती है। तो जो वहाँ के लोकल लोगों को ही इसका क्या दिया जाएगा? बौद्धिक संपदा राइट दिया जाएगा। मतलब वहाँ कुछ बनता है तो उसका जो प्रॉफिट है उन्हीं लोगों को मिले। साथ ही जैव विविधता कैसे बढ़ाएं, ये इसकी बात हुई। और लघु वनोपज का जिम्मा इनको सौंपा जाएगा। कृषि और पशुपालन इनकी कैसे अच्छी की जाएगी, ये सब बात की गई। किसमें? वन अधिकार अधिनियम 2006। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2008। कहानी बस इसमें इतना ही पूछेगा कि कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 और कट ऑफ डेट 13 दिसंबर 2005। मित्रों देख लीजिए सहकारी समिति, जी हाँ, एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1958 में सहकारी समिति की बात की। सहकारी समिति होती क्या, डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ फिर से। कुछ लोग मिलकर एक काम शुरुआत करते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है। जैसे अमूल, सांची और इफ़को। ये अमूल क्या है? दूध व्यापारियों का एक संघ है। और सांची भी भोपाल में अपने दूध व्यापारियों का संघ है। इफ़को खाद व्यापारियों का संघ है। तो ये मिलके क्या करते हैं? एक समिति बना लेते हैं ताकि इनका काम आसानी से चले और ये थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाए। तो सहकारी समिति 1946 इंपॉर्टेंट है। ये अमूल, सांची और इफ़को। सबसे इंपॉर्टेंट तो सांची है। 1956 भोपाल, 1956 भोपाल। अमूल 1946 आनंद गुजरात, 1946 आनंद गुजरात। और इफ़को 1967 न्यू दिल्ली, 1967 न्यू दिल्ली, 1967 न्यू दिल्ली। मित्रों सहकारी समिति का वर्णन कहाँ गया? 9th बी में। आप 9th में किसका वर्णन है? पार्ट 9 में पंचायती राज, पार्ट 9A नगरीय निकाय और पार्ट 9B सहकारी समिति। 9A 9B इसको याद रखिएगा। आर्टिकल कौन कौन से हैं? अब देखिए 243 से लेके ए से ओ तक किसका वर्णन है? पंचायती राज का। फिर पी से जेड जी तक किसका वर्णन है? नगरीय निकाय का। फिर उसके आगे जेड से जेड टी तक आपका किसका वर्णन है? सहकारी समिति का। तो ये आपकी सहकारी समिति की कहानी हो गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है राज्य चुनाव आयोग। इससे क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, हर शिफ्ट में टपकेगा। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला तो पूछ सकता है इसका जो टैग लाइन है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, किसका टैग लाइन है? राज्य चुनाव आयोग। इसी को राज्य निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, इसी को स्टेट इलेक्शन कमीशन भी
बोलते हैं। कौन से आर्टिकल में वर्णन है? 243 के और 243 जेड। 243 के और 243 जेड में वर्णन है। गठन कब हुआ? 1 फरवरी 1994 गठन हुआ। कब? 1 फरवरी 1994 गठन हुआ। संरचना में क्या क्या है? एक सदस्य ही होता है और एक सचिव, एक सदस्य और एक सचिव। और पहले आपके जो पहले हेड थे वो कौन थे? एनबी लोहानी जी। पहले हेड कौन थे? एनबी लोहानी जी। सचिव प्रकाश चंद, सचिव प्रकाश चंद। और पहले महिला सचिव विजया श्रीवास्तव, पहले महिला सचिव विजया श्रीवास्तव। नियुक्ति गवर्नर करते हैं, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति गवर्नर, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो ये तो पूरी कहानी आपकी पंचायती राज की पूरी कहानी। मजा आ गया होगा आपको फास्ट रिवीजन। इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे ना, पूरा याद हो जाएगा। ये पूरा आपका 5 से 6 नंबर का जुगाड़ है जी। मात्र आपका 1 घंटे में 5 से 6 नंबर का जुगाड़ है। इसका पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि कर चुका हूं, फिर भी एचडी क्वालिटी में अगर आप कहेंगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मित्रों, कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा। क्या क्या पढ़े हम देख लीजिए, बहुत कुछ पढ़ लिए। पंचायती राज में हम वैदिक काल से स्टार्ट किए, ग्रामीणी से, चोला काल की बात की, मध्यकाल में जमींदार जागीरदार की बात किए, फिर ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन की बात किए। फिर आपने पंचायती राज जो संविधान सभा जब बन रहा था, श्रीमन नारायण अग्रवाल के कहने पे आर्टिकल 40 पार्ट 4 में पंचायती राज की व्यवस्था भी करा दिए। फिर 2 अक्टूबर को 1952 और 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम भी करा दिए। फिर 1956 में बलवंतराव मेहता कमेटी बिठवा दिए। जी हाँ, पंचायती राज के जनक कहलाए ये। 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था कराए। नागौर और ग्राम बगदरी में पहली बार लगवा दिए राजस्थान में। फिर हमने क्या देखा कि अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय की बात की और GV राव जी ने 4 स्तरीय की बात की। और फिर आपने सिंघवी जी ने बोला संवैधानिक कर दो, और थुंगन जी ने बोला बिल्कुल कर दो, मैं बिल बना देता हूँ, ड्राफ्ट कर देता हूँ। फिर राजस्थान की कुछ समितियाँ आपने देखी, केंद्र की कुछ समितियाँ जिसमें सरकारियाँ इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी प्रयास करते हैं 1989 में संवैधानिक करने के लिए, लेकिन फेल हो जाते हैं। 64 और 65 बिल पेश करते हैं। नरसिम्हा राव जी भी कोशिश करते हैं 71-72 लाख, लेकिन पास होता है 93 में 73 और 74 नाम से। तो ये पूरी कहानी है कैसे पास होता है। इसमें इंपॉर्टेंट केवल 24 अप्रैल 1993 है, जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है मित्रों। और फिर हमने क्या पढ़ा? ये रिवीजन का भी रिवीजन हो रहा है। क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा कि 73वें जो है क्या 73वें 1993 में क्या काम किया गया? पार्ट 9 जोड़ा गया, शेड्यूल 11 29 सब्जेक्ट। पार्ट 9 शेड्यूल 11 29 सब्जेक्ट। फिर उसके बारे में पढ़ लिया। 243 में क्या क्या है? 7 परिभाषाएं दी हैं। फिर ए से ओ की बात कर ली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य चुनाव आयोग, जो 243 के में बोला गया है। फिर शेड्यूल 11 के विषय देख लिए। फिर 243 में ग्राम सभा क्या होती है, 4 बैठक इंपॉर्टेंट है। ये 14 को 24 कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और फिर हमने पढ़ा कि गठन कैसे होता है, संरचना क्या है, आपका आरक्षण की क्या व्यवस्था है, टेन्योर क्या है, नियोक्ताएँ क्या है, लागू कहाँ नहीं होगा। नगरीय निकाय के बारे में हमने जाना कि 1 जून 1993 को पूरे भारत में नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। इसमें पार्ट 9 है, शेड्यूल 12 और 18 सब्जेक्ट की बात हुई। फिर नगरीय निकाय के बारे में आर्टिकल जाने कौन कौन से हैं, 243 पे से 243 ZG। फिर 9A और शेड्यूल 12 18 सब्जेक्ट की बात हो गई। अब फिर वही थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ZA, राज्य चुनाव आयोग। मित्रों, आगे फिर मद्रास की कहानी हमने पढ़ा। पहले नगर निगम यहाँ जबलपुर और दतिया मध्य प्रदेश में। और फिर हम पूरी कहानी देखते हैं महाकौशल से लेके मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस तक। 25 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस है। पेशा एक्ट जानते हैं 1996 में आया, जिसमें 5th शेड्यूल 10 स्टेट, पार्ट 9 लघु वनोपज, ग्राम सभा से अनुमोदन और आरक्षण, इन 6 विषयों पे बात हुई। ग्राम न्यायालय को देखा 2008 पे आया, लागू कब हुआ? 2009 पे। क्या कहा कि 6 महीने के अंदर समझौता करा दो, अगर पसंद नहीं है तो 1 महीने के अंदर अपील कर लो। बैरसिया भोपाल में लागू हुआ सबसे पहले। क्या क्या चर्चा हुई इसमें? 39A के अंदर आर्टिकल है, 39A के अंदर आता है ये। और न्यायाधिकारी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सिविल और क्रिमिनल केस दोनों इसमें आ सकते हैं। फिर वन अधिकार की बात की गई, जो 1 जनवरी 2008 से लागू है। कट ऑफ डेट 13 दिसंबर 2005। आजीविका, निवास, बौद्धिक संपदा की बात की गई। जैव विविधता, लघु वनोपज, कृषि और पशुपालन। सहकारी समिति की बात हुई कि भैया 9th B में आपका जो आर्टिकल है ZH से ZT तक इसकी वर्णन है। अमूल, सांची और इफ्को को भी देखा गया। फिर राज्य चुनाव आयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें किया गया। 243 के 243 ZA 1 फरवरी 1994 नियुक्ति गवर्नर और हटाना राष्ट्रपति। मित्रों मजा आ रहा है ना? देखिए, मज़ा आना चाहिए।
और मज़े के साथ याद भी होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा। मैंने तो रिवीजन का भी आपको रिवीजन करा दिया। इसी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी पूरा रिवीजन करा दूंगा, फिर पंचायती और ग्रामीण को मिलकर रिवीजन करा दूंगा। इसी तरह हिंदी का हो जाएगा, MPGK का होगा, सब कुछ हो जाएगा मित्रों। इतनी बार रिवीजन करा दूंगा, रटा डालूंगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको एक एक चीज़ रट जाएगी। धन्यवाद।